Hello and welcome to Sanford East. Today we have a very distinguished guest with us, Aga Muntazar Mehdi. He recently won the Budgam election. He represents the Budgam constituency, an important constituency in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. For our viewers, this was a constituency that was vacant after Umar Abdullah decided to represent Ganderbal, the second place that he won in the last assembly elections. Besides being the bastion of the National Conference, this constituency has a lot of significance. And the National Conference losing it, many experts have said seen it as a part of an anti-incumbency wave. There are others who have called this as a battle of within the National Conference. But to know more, we have Mr. Mehdi with us, जो कि मैं इनसे हमारे कॉन्वर्जेशन के दौरान ये इनका एक्चुअली पहला स्टिंट नहीं है पॉलिटिक्स में. ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, और हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही यहाँ तक. मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया पहले आने के लिए. बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. जी, हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि आपकी जर्नी टू पॉलिटिक्स क्या थी एंड जम्मू कश्मीर असेंबली तक. आप थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे ये मेरा ताल्लुक बडगाम से खानवादे आगा मूसवी से है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर में. चाहे आप रिलीजियसली देखें या पॉलिटिकली देखें, हमारी फैमिली का एक रोल बनता है. मेरी बेसिक स्कूलिंग जामिया बाबुल इल्म हायर सेकेंडरी से हुई, जो हमारा ही स्कूल है. इस स्कूल ने मॉडर्न एजुकेशन बडगाम एरिया में फैलाने में काफ़ी कलीदी किरदार किया है. मेरी बेसिक स्कूलिंग बाबुल इल्म से, उसके बाद मैं टनल बिस्को स्कूल गया. वहाँ मेरी पढ़ाई 12th तक हुई मेडिकल सब्जेक्ट में. फिर मैं फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली गया. वहाँ मैंने LLB किया, LLM किया, और उसके साथ साथ मैंने नेट स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी किया है. आपकी वाबस्तगी इससे पहले जो पॉलिटिकल स्टडी से पहले आप इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर था. इस पे हमें थोड़ा पता है, आप थोड़ा ऑडियंसेस को बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या आइडिया था, कब हुआ और इसकी वजह क्या थी इस आइडिया की? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम किस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में इस वक्त रह रहे हैं, और रिलीजन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है टू डिवाइड द सोसाइटी. तो हमारी यही कोशिश रही कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, क्योंकि हर फोरम को डीलेजिटिमाइज किया गया कि जहाँ पर आप बात कर सकते थे कि दैट फोरम वाज पीनलाइज्ड. तो चूंकि ये एनवायरनमेंट को पोलराइज करने में एज अ रिलीजन एज अ टूल इस्तेमाल किया गया, तो फिर जो मेरी मजहबी क़यादत है, जिसमें मेरे वालिद साहब आगा सैयद हसन अल-मूसवी सफ़ी साहब हैं, और मीर वज़ीर कश्मीर डॉक्टर मौलाना महमूद उमर फ़ारूक साहब हैं, तो इन्हीं के फरमान पर, इन्हीं की ताकीद पर हमने एक इनिशिएटिव लिया इंटरफेथ डायलॉग पर. क्योंकि हालांकि जम्मू कश्मीर में हम विद इन द कम्युनिटी बात करते थे, तो हमें लगा कि हमें अब थोड़ा बाहर भी जाना है, क्योंकि सिचुएशन ही हमारे पास ऐसी है. तो हमें रीच आउट टू अदर फेथ्स भी करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट तो इस पर डेलिब्रेट करने के लिए कि ये किस किताब में लिखा है कि मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करना है. अगर हम हिंदुइज़्म की सारी किताबें निकालें, उनकी मनुस्मृति निकालें, उनकी भगवत गीता निकालें, कोई भी आप रिलीजन की बुक निकालें, वहाँ तो पोलराइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है. वहाँ पर भी डायलॉग है, वहाँ पर भी को एग्जिस्टेंस है, वहाँ पर भी उखवत का पैगाम देता है. तो रीच आउट टू अदर फेथ्स, हमने लगा कि अब चूंकि यही एक फोरम है जहाँ पर हम रीच आउट कर सकते हैं बाकी लोगों पर, ताकि एक मैसेज जाए कि ऐसा कुछ किसी भी किताब में है नहीं, और जो एलिमेंट्स, जो इन्फ्लुएंस ग्रुप्स एज अ रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिवाइड, हम उसी रिलीजन को एज अ टूल करेंगे टू कनेक्ट द कम्युनिटीज. वो मकसद था इसके पीछे. इस एक्टिविज्म से फिर आपने फाइनल स्टेप अब पॉलिटिक्स की तरफ लिया है. पॉलिटिक्स आपका एम्बिशन था पहले से, या कुछ ऐसे ट्रिगर्स हुए हैं इस दौरान जो आप बता रहे हैं, जैसे 10 साल, या आपने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं 2019 का वजह से है, या 2014 के इलेक्शन के बाद, क्या एग्जैक्टली आपकी मोटिवेशन रही है पॉलिटिक्स में घुसने? देखिए, एक्टिविज्म तो मैं था ही, क्योंकि किसी भी चैलेंज में जहाँ जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत लगी, मैं हमेशा पेश रहा. मगर जिस तरीके से और असॉल्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, जिसकी शुरुआत 2014 में ही हुई, बट दैट आइडियोलॉजी वाज सिस्टमाइज्ड, दैट आइडियोलॉजी वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड 2019 ऑनवर्ड्स. तो
फिर लोगों ने जो एक लेजिटिमेसी एक सिस्टम को दिखाई कि हमने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, हमने हर वो ऑप्शन एक्सप्लोर किया जिससे हमारी चाहे पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो, जिससे हमारे जो राइट्स जो हमारे ट्रेम्बल्ड हुए वो रेस्टोर हुए। मगर एक अवेलेबल ऑप्शन इस वक्त इलेक्शन ही है, जहां पर बात हो सकती है, अंदर जाकर इन इश्यूज पर बात हो सकती है। शायद ये सिस्टम मत हमें कुछ रिलीफ दिलवा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज पर हो या डे टू डे इश्यूज पर हो। जो लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर के लोगों ने इलेक्शंस को दी, हालांकि जो यहाँ की असेंबली यूटी है इसका साइज कम है, ये उतनी रेलिवेंट है नहीं, मगर जो लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस असेंबली को दी, जो ब्लेसिंग्स यहाँ के लोगों ने दी, तो मुझे लगा कि इस हालात में मुझे भी इस फोरम में जाना चाहिए और मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू गेट सम साइट ऑफ रिलीफ टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से मेरे दो सवाल निकलते हैं। एक, आपने कहा कि जो ये हालातों की वजह से आपको ये ट्रिगर हुआ, तो अभी आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं। मैं अपने ऑडियंस को ये बोलता चलूँ कि मुंतज़र साहब सेकंड यंगेस्ट एमएलए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के। इनसे छोटे तो सिर्फ शगुन परिहार है बीजेपी की, और कश्मीर खित्ते से यंगेस्ट है, ही इज 31 राइट नाउ। तो पीडीपी ही क्यों आपने चूज की? ये पहला पार्ट है इस सवाल का। और दूसरा ये है, डिस्पाइट द फैमिली पॉलिटिक्स, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स ट्रेडिशनली मेन स्ट्रीम नहीं रही है। आगा हसन साहब खुद हुर्रियत जी गिलानी साहब वाली हुर्रियत के साथ वाबस्तगी थी उनकी। तो आपने पीडीपी क्यों चूज की, और आपकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है आपको क्यों लगा कि वो आप उसको साथ लेके नहीं चल सकते आगे? देखिए, पहले सवाल जो पीडीपी का इंतखाब क्यों, मुझे लगा कि जो इश्यूज इस वक्त हैं, हमें पहले फोरम देखना था कि किस फोरम पर आप उन चीज़ों पर बात कर सकते हैं। तो हमें लगा क्योंकि जो इश्यूज हैं वो मिली इश्यूज हैं हमारे, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात हो, या अगर आप पर्सनल राइट्स की बात करें, आपका रिलीजन में भी आपका इंटरफेरेंस है, उसको भी पीनलाइज किया जाता है, टू अंडर सर्वेलेंस। तो मुझे लगा कि यही वो फोरम है जहाँ पर इन इश्यूज पर बात की जा सकती है। मुझे लगा कि कोई और वो पार्टी इस वक्त अवेलेबल नहीं है जहाँ मैं इन चीज़ों पर बात कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो मैं जिम्मेदारी समझता हूँ वो दो तरह की। एक तो जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज हैं वो एड्रेस करना, वो एक है। दूसरी जो एट लार्जर पिक्चर जो हमारे मिली मसले, चाहे वो पॉलिटिकल हो रिलीजियस हो, मुझे लगा कि जो ऑनस्लॉट हमारी पॉलिटिकल पर सिस्टम पर ऑनस्लॉट है, या जो हमारे रिलीजन राइट्स पर इस वक्त ऑनस्लॉट और इंटरफेरेंस है, मुझे लगा कि पीडीपी ही इस वक्त वो ऑप्शन है कि जिस पर मैं बैठकर उन चीज़ों पर बात कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगा कि कोई और जमात मुझे वो स्पेस प्रोवाइड कर सकती है उन चीज़ों पर बात करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको नहीं लगा कि, क्योंकि उनकी भी एक अच्छी मेजोरिटी आई थी, वो भी लोगों को रिप्रेजेंट करती है, आपको नहीं लगा कि वो भी ठीक ऑप्शन है? मुझे नहीं लगा कि मैं उन चीज़ों पर, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको लगेगा कि शायद मेरा ये फैसला सही था। देखिए, रिलीजन की जब बात आती है कि पार्लियामेंट में वक्फ बिल एक्ट पास हुआ, मिनिस्टर कंसर्न ने, जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को चोरों चक्का साबित किया ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, उसके खिलाफ एहतजाज करने के बजाय ही वॉज गिवन हीरोज वेलकम बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये है हाल, इसका यही सिग्निफिकेंस है। वहां आप इन चीजों पर बात नहीं कर सकते। वेयर एज जो पीडीपी है, दे वेंट और लेफ्ट राइट सेंटर टू रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो ऑनस्लॉट, जो इंटरफेरेंस यहाँ रिलीजन मामलों में होती है। तो उससे लगता है कि यही वो फोरम है जहाँ पर इन चीज़ों पर बात कर सकते हैं। हमारा जो एक सबसे बड़ी सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन बैंड, देयर स्कूल्स हैव बीन बैंड, जमात इस्लामी और उनके एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। मुझे लगा कि यही वो फोरम है जहाँ पर आप उसकी भी बात कर सकते हैं। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपनली कभी नहीं ये कह पाई कि जमात इस्लामी की बैन सही है या गलत है, वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बट पीडीपी वो फोरम है जहाँ पर मैं खुल के बात कर सकता हूँ, खुल के कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की, उनका एक रोल है। जो उन पर जो बैन लगी है, जो उनके एफिलिएटेड स्कूल्स पर जो बैन लगी है, दैट इज अनजस्टिफाइड। एक वो ये फोरम मुझे लगा इन चीजों पर मैं जहाँ पर बात कर सकता हूँ, वहां से मैं इन चीजों पर बात कर सकता हूँ। एक हिसाब से आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इश्यूज आपको क्लोज हैं, आपको लगता है कि उसपे शायद कदगन होते, वहां पे शायद आपको उस लेवल पे बात नहीं करते थे।
तो क्योंकि आपने जमात इस्लामी पे बात छेड़ी है, अभी रिसेंट न्यूज़ साइकिल में जो अभी चल रहा है, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, उनके ट्विटर एक्स जिसको आप बोलते हैं, उसके उस बायो में से उन्होंने अपना वो हुर्रियत चेयरमैन उन्होंने हटा दिया है। उसको लेके आपकी क्या सोच है? बहुत लोग ये अब आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि दिस, हालांकि वो बहुत बार दिस इज द एंड ऑफ सेपरेटिज्म, दिस इज द न्यू कश्मीर वगैरह ये हो रहा है, बट डू यू थिंक हाउ सिग्निफिकेंट इज हिम रिमूविंग द बायो? देखिए, इम्पोर्टेंट लग रहा है जो ये हुआ है, उन्हें एडिट किया या क्या किया, ये दर्शाता है कि कितना सर्विलेंस है स्टेट का हमारी जिंदगियों पर, हमारी, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, वो ये दर्शाता है कि वी आर अंडर सर्विलेंस, हमें कैसे कंटेन किया जाता है। बाकी मैं वाज़ह तौर आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए से वाज़ह तौर कहना चाहूँगा उन तमाम इनफ्रिज ग्रुप्स को जो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं हमारी लीडरशिप की, मैं ये वाज़ह तौर कहना चाहूँगा कि डिलीट करने से, एडिट करने से कुछ नहीं होगा। कि पीपल आर लुकिंग एट ए रिलीजियस लीडरशिप इन द पास्ट, दे आर लुकिंग ऑन देम एट प्रेजेंट, और फ्यूचर में भी वो हमारी रिलीजियस लीडर की तरफ देखेंगे, और जो रहनुमाई हमारी रिलीजियस लीडरशिप ने पीछे भी की और वो आगे भी करती आएगी, और इन ट्रोलिंग से, इन करने से हमारी मजहबी लीडरशिप कभी भी डिलेजिटिमाइज नहीं होगी। जो उनका रोल है, जो उन्होंने रोल आज तक प्ले किया है, वो आराम से आगे भी करेंगे, क्योंकि दे हैव द सैंक्शन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने रिलीजियस लीडरशिप की बात की, और मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली द राइट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज आपकी फैमिली ऐसी है कि जो सियासी लीडरशिप पे भी बात कर सकती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है, और रिलीजियस भी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड एक मिक्स है दोनों चीज़ों का। तो उमर अब्दुल्ला के ऊपर आपको क्योंकि वो सियासी लीडर है यहाँ के, और उनकी लीडरशिप को लेके पर्सनली आपको क्या लगता है, क्या खामियां हैं? डू यू थिंक कि वो खरे उतर पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखती है वहाँ पे? देखिए, फिलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2024 में वादे वईद, मैं उसी रोशनी में कहूँगा, लोगों के होप्स जो ने पिच की कि आप हमें एक बार इक़्तिदार में बिठा दीजिए, तो नेक्स्ट डे जो यहाँ पर रॉन्ग्स हुई उनको हम राइट करें। तो लोगों की एक्साइटमेंट्स बढ़ गई, लोगों की होप्स बढ़ गई कि जो अभी तक 2019 के बाद अभी तक 2024 तक जो हमारा इज्जत नफ्स पामाल हुआ, जो हमें हर बार उस महाज पर भी डिह्यूमनाइज किया जाता है, इस महाज पर भी डिह्यूमनाइज किया जाता है, अगर ये आते हैं तो हमें शायद वो डिह्यूमनाइजेशन कम होगी, इंसाफ मिलेगा, हमारा इज्जत नफ्स महफूज होगा जो अभी तक पामाल हो रहा था। मगर जब वो आए, वो बैठे, वो उन एक्सपेक्टेशंस पर अभी तक खरे नहीं उतरे, जो जिस अंदाज से उन्होंने लोगों को होप्स दी थी कि आप एक बार हम पर भरोसा कीजिए, वही वजह रही कि लोगों ने एक वन साइडेड मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उमर साहब को दिया, ताकि अनइंटरप्टेडली विदाउट एनी हिंड्रेंस काम करें और हमारे इज्जत महफूज करें। सो फार अभी तक उन एक्सपेक्टेशंस, उन तवक्कात, जो लोगों के तवक्कात थे, उस पर अभी तक, उस दिशा में अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी? क्योंकि देखिए, मेरी कुछ पीडीपी लीडरान से भी बात होती रहती है इसके मुताबिक, और वो ये बोलते हैं कि ठीक है जी, हम अपनी सियासत तो करेंगे, क्रिटिसिज्म तो हम देंगे क्योंकि हम ऑपोजिशन है स्टेट का, लेकिन हमें इतना भी पता है कि एनसी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये एक बैलेंस पीडीपी को कहाँ पे करना है कि जहाँ पे वो, उनको पता है कि ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, लेकिन उनको बात भी करनी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में। आपको लगता है कि वाकई में उमर अब्दुल्ला इतने वीक हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, या आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो इसलिए हो रही है कि वो अपीज़ करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तक जो अपैरेंटली हमें यही लग रहा है कि लोगों के जो इश्यूज हैं वो उस तरीके से, उस दिशा पर काम नहीं कर रहे हैं। अब उनकी लिमिटेशंस हैं, या वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, या उनको किया नहीं जाए, इसका सवाल वो बेहतर कर सकते हैं। मगर मेरी नज़र में उनको जो मैंडेट मिला गया था, उस दिशा में उनको काम करना चाहिए, ताकि अगर उनको मुश्किलात, हम देखिए, हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, वी हैव टू मूव बियॉन्ड आवर पॉलिटिकल डिफरेंस, क्योंकि एट द एंड हमारा कलेक्टिव कॉज ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमें थोड़ा रिलीफ दिलवाना है। उसमें अपोजिशन भी पूरा, जो हमारी पार्टी ने किया, आपने देखा जो राज्यसभा इलेक्शंस थे उनमें कैसे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया,
मेरे ख्याल से व्हाट इज लैकिंग विद द करंट रिजीम कि वो नहीं चाहते हैं कि हम इस दिशा में काम करें। वो लोगों को ये भी नहीं कहते हैं कि हमारी कोई लिमिटेशंस है, बट वही है, हमें ये लग रहा है कि जो एलजी ने किया, ये सरकार उसकी एक्सटेंशन बनी है। एलजी कहते थे कि मीटर लगाना सही है, ये हुकूमत भी कह रही है कि नहीं मीटर लगाना है। एलजी कहती थी यहाँ ज़मीन कश्मीरियों ने ज़मीन खाई है, ज़मीन चोर है, ये सरकार भी कहती है कि ये ज़मीन चोर है, ये ज़मीन लैंड ग्रैबर है। मेरे ख्याल से उनको एक्सटेंशन, जो एक पिक्चर बनी है कि एक्सटेंशन बना है एलजी इंतज़ामिया का, वो पिक्चर उनको रिमूव करनी चाहिए। लोगों की जो मसले मसाइल है उस दिशा में उनको काम करना चाहिए। चूंकि बात अभी उमर अब्दुल्ला की हो रही है और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डिस्पेंसेशन की परफॉर्मेंस, हम इसी के ज़रिए बडगाम जाते हैं वापस। और बडगाम आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि आपकी विक्ट्री की? देखिए, एक तो सीधे है कि आपका अपना नाम है, वहाँ पे काम किया वगैरह, लेकिन और भी फैक्टर्स थे इसके अंदर। बहुत लोग बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पे कि काम नहीं हो पाया बडगाम से, बडगाम में अंदर काम नहीं पाया। और दूसरा फैक्टर ये कि आगा रोहला जो कि उनके बहुत सीनियर लीडर है, एमपी है श्रीनगर के, उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की। और एप्रीहेंशन ये है कि उन्होंने उनके जो सपोर्ट बेस है उनको भी शायद डायरेक्शंस दी थी कि ना वो एनसी की तरफ ना जाए। तो आपको क्या लगता है कि सब कोई एक वजह है या मिक्स है इस चीज़ का, या प्योरली ये पीडीपी की पॉपुलैरिटी है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, हम्म, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी कोई बेस ही नहीं। अगर कोई एमएलए किसी जगह जीत के आता है, वो एटलीस्ट कहता है कि जो मेरा प्रीडिसेसर था उनने ये काम किया, मैं उनको अब आगे बढ़ाऊंगा। मगर मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं ये क्या ही, मतलब जो मैंने पहले भी देखा था, अब फॉर्मली मैं अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मैं पीछे देखता हूँ, किसी एमएलए ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम ही नहीं किया। आप चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, हर शोबा वहाँ का इसकी कोलैप्स वजह क्या है? ये श्रीनगर से बिल्कुल लग के एडजेसेंट है। पॉलिटिकल विल थी नहीं, जो जिन किसी ने भी इसको रिप्रेजेंट किया, ही थॉट कि मुझे ज़रूरत नहीं है, वोट बैंक है, वो दे विल एट द एंड, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कैंडिडेट है उसको जिताने की, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके कैंडिडेट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों के तई। वो मरे, वो क्या करे, वो उनका कंसर्न नहीं है। हाँ, बडगाम के लोगों का ये कंसर्न है, उनकी ये ड्यूटी है कि इनको जिताया जाए, इनको फोरम्स में। वही टेम्परामेंट, वही तबीयत चली 2025 तक। मगर लोगों ने फिर ये फैसला किया कि हमारे साथ, क्योंकि ये इलेक्शन हमने बडगाम सेंट्रिक रखा, कि हमने बडगाम के लोगों को ये कहा कि आप ऑडिट कीजिए कि 77 से या 2002 से लेकर 2024 तक आपके साथ हुआ क्या है। क्या आपके पास साफ पानी है, क्या आपके पास बेहतर सड़क चलने के लिए है, क्या आपके पास बेहतरीन हॉस्पिटल है। आप ऑडिट कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ। फिर जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सब चीज़ें तो है ही नहीं, मोर देन 60% लोग वहाँ कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं। गवर्नमेंट का ये है कि हर घर नल हर घर जल, मगर बडगाम वो कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी गंदा पानी पी रहे हैं। हॉस्पिटल है वहाँ का कोई ये है ही नहीं, कोई पोस्ट ही नहीं है। अगर डॉक्टर है उसकी कोई पोस्ट नहीं है। अब बोरो करने पड़ते हैं इनको बाकी हेल्थ सेंटर से, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये रहे। सिमिलरली एजुकेशन का हिसाब किताब है, मोर देन 60 विलेजेस जो हैं वो बगैर स्कूल हैं, अब वो रेंटेड एकोमोडेशन है। ये सब चीज़ें हैं। तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास क्या है। उनने शायद मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं बार बार लोगों के साथ एज अ जो एक्टिविज्म के दौर में भी हमने लोगों के साथ साथ रहा, चाहे वो बिल्डोज़र चला या लोगों के साथ जाता था मैं, तो उनको लगा कि इस वक्त ये बेहतरीन ऑप्शन है कि जो हमारे साथ जो गलत हुआ है खासकर 2002 के बाद, ये शायद अब ठीक होगा। तो वही वजह बनी कि चेंज, लोगों ने चेंज, बाकी जो ऑप्टिक्स कहा जाता है कि ये उसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों, हाँ, जो लोग इस फैसले से अब दूर रहे, जो एक कहा जाता है कि फलानी ने चुप की तो इसीलिए, उन लोगों को ये एंटिसिपेट हुआ कि अगर वो लोगों के पास जाएंगे वहां अब जूते खाने, क्योंकि लोग अब हमारी बातों में नहीं आएंगे। क्योंकि एक ये तो चलता आ रहा था, मगर जो गंदा मजाक, जो ऊंचेपन का मजाक 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक चाहे उनका एमपी हो चाहे उनका सीएम हो, इतना बड़ा बिग मार्जिन से उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को जिताया, मगर विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट कुछ उनको ऐसे ट्रैश किया गया, डिस्पाइट प्रॉमिस किया कि अगर मुझे बडगाम ही
ज़्यादा मार्जिन देता है तो मैं यहीं बैठूंगा। बडगाम ने उनको 18,000 वोट से जिताया, मगर जिस तरीके से उन्होंने उनको डिह्यूमनाइज किया, ऐसे डस्टबिन में डाल के चले गए, और फिर 1 साल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उनके एमपी हो, कभी उनने गवारा नहीं किया कि अब तो लोग फंसे हुए हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ताकि ज़रा मैं इनका हाल पूछे, इनके क्या इश्यूज है। तब भी मैं ही उनके साथ साथ खड़ा रहा। लोगों ने कहा ये कलेक्टिव फैसला था कि हमें अब यहाँ पर चेंज लानी है। आपका कहने का मतलब है अगर ओला ने डिस्टेंस किया तो वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं था कि वो अपसेट थे अपनी लीडरशिप से, एक और उनको एंटिसिपेशन था कि वो अगर जाएंगे और वहां से क्रिटिसिज्म मिलेगा और अगर वो नहीं जीत पाए तो उनकी क्रेडिबिलिटी और हिट कर जाएगी। वो उनको पता था कि लोग मेरा नहीं माने, क्योंकि उस बंदे की आदत है वो भी क्वेश्चन के खटखरे में, सवालात के खटखरे में कभी खड़ा नहीं हुआ। ही रन्स अवे, जहां उसको लगता है कि हाँ मेरे यहाँ पर सवाल उठेंगे, ही रन्स फ्रॉम दैट सिचुएशन। इसीलिए उसको लगा कि अगर मैं बडगाम के लोगों, उनको 2 सवाल वहां फेस करने थे। एक तो ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया हमारे साथ, खासकर आप जो 2002 से लेकर 2014 तक हमारे एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, आपने क्या किया हमारे लिए। दूसरा, उसको सबसे बड़ा जो सवाल उसको फेस करना था कि आपने हमसे वादा किया कि बडगाम विल बी द सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हुआ, वो सीएम कहाँ चला गया। तो उन सवालों से को आंसर करने के बजाय ही रैन अवे फ्रॉम दिस। फिर उन्हें वो ऑप्टिक्स किया, फोटो चढ़ाए, मीडिया वालों को प्रेशर किया कि आप सवाल पूछिए, अपने वो किराए के लोगों को भेजा कि थोड़ा ना ऑप्टिक्स करे कि जैसे ये सारा उनके डायरेक्शन पर हो। मगर एक्चुअल रियलिटी ये हुआ, ही रैन फ्रॉम क्वेश्चनिंग। उनको लगा कि जो बडगाम के लोग इस वक्त सवाल मुझसे पूछेंगे, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था। ही रैन फ्रॉम दैट सिचुएशन। अच्छा, बडगाम कैंपेन के दौरान या इसके बाद में 2 सवाल है एक्चुअली और इसके रिलेटेड। तो कैंपेन के दौरान कोई ऐसी कोई एनेक्डोट, कोई ऐसी याद जो आपको पहली बार एक्सपीरियंस हुई और जो बहुत लंबे तक आपके जहन में रहेगी, कोई ऐसा शख्स मिला हो जिससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली हो या रिजेक्शन मिला हो, आपको ऐसा कुछ है? नहीं, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन्स में मुझे एक ही चीज़ मिला कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की होप के सिंसियरली एक्सपेक्टेड, मतलब चाहते वो हुकूमत के साथ ही जा सकते थे। फिर से वो ये फिर से कह सकते थे कि एट द एंड के गवर्नमेंट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस। मगर जो उन्होंने भरोसा कलम दवात पर दिखाया, जो उन्होंने भरोसा एक ट्रस्ट कलम दवात पर मुझ पर दिखाया, वो समथिंग टेक अवे है कैंपेनिंग का सबसे बड़ा मेरिट। और आपके फादर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि देखिए वो एक वेटरन पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर के और उनकी थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट है इससे। जब आपने उनसे डिस्कस किया होगा फर्स्ट टाइम कि ऐसा है और ऐसा सुन, तो उनका क्या रिएक्शन था इसमें? कि वाज ही indifferent towards it, was he opposed to it, उनका क्या था? नहीं, इस वक्त तो उसमें हमें जाना नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें देखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को जम्मू कश्मीर के लोगों की लेजिटिमेसी है। हम जब इलेक्शन से दूर रहते थे, तब जम्मू कश्मीर के लोगों की लेजिटिमेसी इस प्रोसेस पर नहीं थी। ये आप समझिए, मेरा फैसला नहीं है, इलेक्शन फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों का है। दे ड्रॉ द लेजिटिमेसी फ्रॉम दोज पीपल कि हाँ, यही वो फोरम है जहां पर हमारे मसले मसाइलों का हल इस वक्त निकल सकता है। अगर हल नहीं निकल सकता, एटलीस्ट वी कैन फ्लैग दोज, एटलीस्ट हम वहां कह सकते हैं कि आपने सिचुएशन को कंटेन करके रखा है। पोस्ट अगस्त 2019 आपने यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस एड्रेस नहीं किए, वो आज आप बात बाहर नहीं कर सकते हैं, उसका कोई मोल है ही नहीं। अगर आप पॉलिटिकल ग्रीवेंस की बात करें, जो यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस, वो भी आज आप अंदर जाके ही वो फ्लैग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो इस वक्त ब्लेसिंग है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है। किसी एक इंडिविजुअल ने, किसी एक लीडर ने परमिशन दिया, वो आज है ही नहीं, वो गिनती में ही नहीं है। ये जो इस वक्त जो इस एक्सरसाइज को लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है। तो मेरा भी यही फैसला था कि मैं भी अपना एक रोल, अगर मेरे से भी, अगर मेरे हाथों में भी कोई स्ट्रेंथ आती है, अगर मेरे से भी किसी की लाइफ इजी हो सकती है, आरामदेह बन सकती है, मैं वो रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड भी कहूँगा कि अगर कल को जम्मू कश्मीर के लोग ये लेजिटिमेसी विड्रॉ करेंगे इस एक्सरसाइज से, आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिजाइन फ्रॉम द असेंबली। अच्छा, अगर आपको लगता है कि लोग कंप्लीटली, हाँ, अगर ये जो लेजिटिमेसी, अगर वो ये लेजिटिमेसी विड्रॉ करेंगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू मूव अवे फ्रॉम फॉलो योर फादर्स फुटस्टेप्स। ठीक है। चूंकि आपने इसका एक तो वैसे तो आपने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन मैं तब भी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि बडगाम इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिब्रान डार के नाम से वो उतरते हैं, वो चांदपुर में उतरे थे पहले, वहां पे हारे। तो इस बार लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग लगी बहुतों को। उन्होंने कहा कि 7,000 वोट तकरीबन उनको मिले। तो आप कैसे देखते हैं उस कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, और बडगाम के जो अरिथमेटिक है वहाँ का, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, क्या इम्पैक्ट है उसका? देखिए उसका खास इम्पैक्ट नहीं है अगर इसमें रहा है, मगर एक चीज़ है इस इलेक्टोरल जम्मू कश्मीर की पॉलिटी में, एक चीज़ अब ऐड हुई कि लोग अब देखते हैं, मतलब यहाँ पहले हुआ करता था कि पॉलिटिकल इश्यूज पर यहाँ इलेक्शन लड़ा जाता था, यहाँ इंडिया बैशिंग पर इलेक्शन लड़ा जाता था, यहाँ पाकिस्तान बैशिंग पर इलेक्शन लड़ा जाता था। वो फैक्टर अब उस चीज़ में और एक फैक्टर आया है कि लोगों को इन जो आज के इश्यूज हैं को रिलीफ दिला सकता है, तो लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। शायद किसी तबके को लगा होगा कि इन्होंने ये भी कर सकते हैं, तो वो उनके साथ गए, बट मेजॉरिटी जो है लोगों को लगा कि कलम दवा थी इस वक्त है जो हम इस पूरे मखमसे से हमें बाहर निकाल सकते। लोकल हाइपर लोकल इश्यूज के ऊपर लोकल फैक्टर है अब यहाँ की पॉलिटी में, वो हमेशा रहे, ठीक है, और वही मजबूर करेगा यहाँ के लेजिस्लेटर को लोगों के साथ जुड़ने का। आपकी विक्ट्री के बाद आपकी पार्टी लीडरशिप का क्या रिएक्शन? देखिए पीडीपी की 2000 मैं समझता हूँ 2016 से ही डाउनफॉल जो आया है उनका, वो 2016 जो अनरेस्ट हुआ, बुरहान वानी जो एजिटेशन हुई यहाँ पे 16 में, उसके बाद ही उनका डाउनफॉल आया, क्योंकि फिर वो 18 में बाई पोल्स आई थिंक हार गए। 2019 की जनरल इलेक्शंस दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। उसके बाद डीडीसी यहाँ पे हुआ, उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर अगेन पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उसमें फिर से हार गए वो लोग। एंड देन अगेन जो असेंबली इलेक्शंस थे, सिर्फ 3 सीटें वो मैनेज कर पाए, और आपके समय तब 34 सीटें हो गई उनकी, अब 4 एमएलएज है। इसके बीच बड़े बड़े नाम उनके इसमें डिफीट होते हैं, इंक्लूडिंग महबूब मुफ्ती है, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती है। तो एक आपके आने से एक मैं बोलूँगा कि एक फ्रेश होप मिली है पार्टी को, जो हम देखते हैं बाहर से। लेकिन इंटरनली आपको कैसा लग रहा है अब पीडीपी के अंदर जीतने के बाद, जाने के कि क्या उम्मीदें हैं आपकी? उनका रिएक्शंस क्या था जब आप जीते थे? देखिए व्हाट डू दे एक्सपेक्ट बेसिकली आप? देखिए जहाँ तक 2024 का इलेक्शन है, वो एक कश्मीरियों का डिसाइसिव था कि हम इस जमात को वोट देंगे ताकि विदाउट एनी हिंड्रेंस काम करे अनइंटरप्टेड। मगर जो ये इलेक्शन था, जो लोगों का एक्सपेक्टेशंस 2024 के इलेक्शन के बाद थी, वो जैसे मैंने कहा कि वो शायद उस हिसाब से नहीं हुई। आज भी शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि डिह्यूमनाइजेशन हो रही है। आज भी लोगों को लग रहा है कि एलजी इंतज़ामिया में और आज के इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा। उसमें भी सख्तियाँ थी, इसमें भी सख्तियाँ, उसमें भी छापे पड़ रहे थे, इसमें भी छापे पड़ रहे हैं। तो लोगों को लगा कि शायद खामियाबी हो सकती है पीडीपी में, बट एट द एंड जो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पीडीपी ने एक रोल अदा किया, चाहे उनके पास 3 ही बंदे क्यों नहीं थे, और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल दिया, कोशिश की गवर्नमेंट का तवज्जो उन इश्यूज़ की तरफ लेने की जो इश्यूज़ पर गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी। वही वजह बनी कि बडगाम के लोगों ने ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, कि जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे वईद किए थे, आप ज़रा उन वादों की तरफ जाएं, उन वादों को आप पूरा करने की कोशिश की। वो तब उन्होंने किया, वो तब रियलाइजेशन हुआ जब पीडीपी ने वो एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल निभाया। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितना इस वक्त, मैं तो इसको बिजली दहशतगर्दी कहता हूँ, क्योंकि मेरा हर दिन आमना सामना बिजली महकमे से होता है। इस बिजली दहशतगर्दी के खिलाफ भी हमारे जो कुलीग हैं एमएलए कुपवाड़ा, उन्होंने एक बिल लाई थी कि आप ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पेनलाइज मत कीजिए, आप एक ही बार सेटलमेंट कीजिए, फिर आपको कितना रेस्टोर यहाँ का रिफॉर्म यहाँ का पावर सेक्टर करना है वो आप कीजिए आगे, मगर जो पिछला है वो आप लोगों पर न डालें, वो आप वेव ऑफ कर दीजिए। उससे भी कितना रिलीफ मिलता, वो मतलब वो दर्शाता है कि अपोजिशन का रोल क्या है। फिर
जो मेरे दूसरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई वहीदुर रहमान परा, उन्होंने कैसे वो लैंड बिल लाए। उसका मकसद क्या था कि जो एक गरीब छोटे मोटे लोग हैं जिनके ऊपर बिल्डोजर की तलवार है, इनको एक लीगल एक शील्ड मिले ताकि ये बच सके बिल्डोजर की तलवार से। तो जो अपोजिशन का रोल पीडीपी ने निभाया, उसी ने हो बड़गाम के लोगों को दी कि हम इस एक जमात बार के साथ चांस जाएं, दिया जाए। इनको चांस दें। और शायद इस ये यहाँ से चुन के भेजने के बाद कलम दवात मत मजबूर करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने वादे वईद की तरफ काम करने के लिए। हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी इंटरफेथ डायलॉग की, तो अ, आप एक पीडीपी लीडर के साथ साथ अब एक शिया लीडर भी हैं। आप उस कम्युनिटी से आते हैं और आपके फादर एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहे हैं जम्मू कश्मीर के और इस कम्युनिटी के। जी। तो थोड़ा हमें शिया सुन्नी डायनामिक्स बता सकते हैं जम्मू कश्मीर का इस टाइम पे कहाँ पे है, और बडगाम पे स्पेसिफिक भी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे यहाँ पे भी कोशिशें की गई कि जी इस पे भी एक फ्रैक्चर हो जाए वगैरह, तो आपको क्या लगता है अभी हम कहाँ पे हैं उस डायनामिक में? इज एवरीथिंग ऑल राइट ऑन दैट फ्रंट? देखिए, जहाँ तक शिया सुन्नी का ताल्लुक है, हम बिल्कुल एक हैं। उसमें हमारी जो मजहबी क़यादत, उन्होंने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया, ये इंश्योर किया कि ऐसा कुछ सेक्टेरियनिज्म ना आए यहाँ। तो उन्होंने हमेशा रोल किया। मेरे वालिद साहब इसी चीज़ के लिए कोट बलवाल भी गए, जोधपुर भी गए कि जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट है यहाँ पर, ये क्यों उसकी वकालत कर रहे हैं। अगर जो पॉलिटिकल ग्रीवेंस है, क्योंकि अगर आप यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस देखें, उसमें शायद ये कलर किया जाता है कि हमारी कम्युनिटी उसके साथ नहीं है। मगर मेरे फादर ने वो इंश्योर किया कि हम उस पॉलिटिकल ग्रीवेंस के साथ रहें और कोशिश करें उस पॉलिटिकल ग्रीवेंस को हाईलाइट करने की और अपना रोल करें उस पॉलिटिकल ग्रीवेंस को रेजोल्यूट करने के लिए। और उसके बाद भी कितने इंस्टेंट आए कि जहाँ पर हमारी मजहबी क़यादत ने रोल प्ले किया ताकि इस जो वहदत का झंडा है यहाँ पर वो हाई रहे, वो बुलंद रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट्स हुए, उन अटेम्प्ट्स को कैसे हमारी मजहबी लीडरशिप ने उसको फॉल किया। अगर मेरी बात करें आप, मैं उसकी आप लाइव एग्जांपल हूँ। जब आप वोटिंग देख लीजिए, ज़्यादा वोटिंग शेयर मुझे सुन्नी कम्युनिटी से आया एज़ कम्पेयर टू माय ओन कम्युनिटी। ज़्यादा शेयर मुझे लीड मिली सोई बुक से। अच्छा, जी जी बिल्कुल। 2000 से ज़्यादा मुझे लीड मिली। ये दर्शाता है कि कैसे बडगाम के लोगों ने कलेक्टिव फैसला लिया कि ये डिस्पाइट, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ये शिया है, ये क्या है। उनको लगा कि ये इस वक्त फिट पर्सन है जो हमारी तर्जुमानी करेगा। तो यहाँ पर वो फैक्टर कभी रहा ही नहीं है। अगर कहीं अटेम्प्ट्स भी हुए, वहाँ पर हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो एमएमयू है, उन्होंने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है उस चीज़ को सबसाइड करने। आपका क्योंकि पॉलिटिकल माहौल जो था आपके घर का वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि जब आप छोटे होंगे तो आपकी उस टाइम पे क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्या आपकी मेमोरीज है उस टाइम की कि किस तरह के लोग आते थे, क्या डिस्कशंस होते थे, क्या एक्टिविटीज़ होती थी, और आज के इसमें माहौल में क्या आप फ़र्क देखते हैं? ऐसी कुछ मेमोरीज है आपकी उस टाइम की, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आपके फादर को जेल भी हुई है इस चीज़ की। थोड़ा बता सकते हैं कि चाइल्डहुड जो था आपका कैसा था जो मेरा चाइल्डहुड रहा है वो यही थानों और अदालतों में ही गुजरा है। क्योंकि वालिद साहब की हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद गिरफ्तारी होती थी, या फिर उनके बाद तकरीबन 3 बार उन पर पीएसए का भी इनकाद हुआ। उनको जोधपुर भी लिया गया, उनको कोट बलवाल में भी लिया गया। और ख़ासकर रोज़ ओशुरा के जो सारे दिन है, मेजॉरिटी ऑफ ओशुरा डेज ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड ओशुरा इन कोट बलवाल। तो उनको ये तक नहीं पता था कि मैं दूसरी जमात में कब आया हूँ। उनको शायद वही जेल जाने से पहले पता था कि मैं एलकेजी में ही पढ़ रहा हूँ। मगर फिर वो जब 2 साल बाद आए, उनको तब पता लगा कि मैं दूसरी जमात में पढ़ रहा हूँ। तो मिल जुमला फिर रेड्स हुई, क्वेश्चनिंग हुई, डिह्यूमनाइजेशन हुई इसी चक्कर में कि ये क्यों इस पॉलिटिकल ग्रीवेंस की वकालत कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे फैमिलीज़ में भी जिनका ताल्लुक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन में था, वो भी हमें टॉन्ट मारते थे कि हमारे वालिद साहब वीआईपी हैं, आपके क्या है। तो बड़ा वो डिस्करेजमेंट होता था। या खासकर जब वालिद साहब जेल में हुआ करते थे तो गेट की तरफ देखते थे कि कोई आता नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, कोई मतलब लोग भी डरते थे, नहीं
हुर्रियत वाले हैं, इनके वालिद साहब जेल में हैं, अगर हम इनके साथ इनसे मिलने जाएंगे या क्या जाएंगे, शायद मत हमें भी कहीं ना इसका कहीं मत जेल में ramification, मत जाना पड़ेगा। तो उसको अब सॉर्ट ऑफ वो रिजेक्शन थी समाज में कि ये क्यों इस पॉलिटिकल ग्रीवेंस की इतनी वकालत कर रहे हैं। कभी कभी लगा कि रिजेक्शन है, कभी सवाल पूछे भी गए कि ये जो आप क्यों नहीं, अगर सब नॉर्मल लाइफ स्पेंड अपनी कर रहे हैं, कोई जम्मू जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम। मतलब आज भी डिस्पाइट बीइंग एमएलए हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं किसी फैमिली मेंबर के पास। अच्छा, बट ये रहा कि जो यहाँ का पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो, उसके लिए अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े, जो एक लीडर की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमारे घर ने आसान तरीके से निभाई और आगे भी वो निभाते तो रहेंगे। पासपोर्ट आपका भी खुद का भी हम सबका पासपोर्ट? बंद है, सबका अच्छा, बंद है। आपका हाँ, भी नहीं, तो आपको लग रहा है एमएलए बनने के बाद कुछ इसमें देखेंगे थोड़ा अगर बहुत दिया तो। अच्छा, तो आपके 2019 के बाद आपके फादर का क्या, क्योंकि वो माने जाते हैं अपनी इंटेग्रिटी और अपने क्या बोलते हैं, वो बहुत कमिटेड रहे अपने कॉज के लिए यहाँ पे। तो 2019 के बाद उनका कैसा ये रहा है, मतलब उनका आउटलुक क्या रहा है, जो सिचुएशन वो बाहर देख रहे थे उसको देख के उनको क्या लग रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इज ही डिजेक्टेड, व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, वो जो उनका टेक है यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, पॉलिटिकल क्वेश्चन को लेकर, पॉलिटिकल ग्रीवेंस को लेकर, वो उसी को लेकर बैठे हैं। हालांकि बहुत अटेम्प्ट हुए उनको डिलेजिटिमाइट करने की। आपको याद होगा कि 2021 में एक यहाँ पर बात चली कि शिया वक्फ बोर्ड क्रिएट करना है, जी, चोर बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सारा पैसा खा रहे हैं, ये वो, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ने एक कल भी जवाद हैं लखनऊ से, हाँ, उनको बिल्कुल, पैराशूट लैंडिंग उनकी यहाँ कराए, उन्होंने भी खूब कैंपेनिंग चलाई मेरे वालिद साहब के खिलाफ, चोर हैं, ये हैं, वो हैं। कोशिश यही थी कि इसको कैसे डिलिजिटिमाइज करें, और जो मरकजी इमामबाड़ा पडगाम में जो एक एपी सेंटर रहा है, जो राइट्स की बात करता है, जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ वहाँ बात होती है, उसको कैसे डिलिजिटिमाइज किया। मगर ही स्टूड ऑन दिस ग्राउंड, ने बोला ले जाओ, सारा लेना है आपको, जितना भी मुझे डिलिजिटिमाइज करना है, आपको वक्फ बोर्ड बनाना है, बनाओ, करना क्या है, बट जो यहाँ की जो इंस्टेबिलिटी है मैं उसकी बात करूँगा। आपने बेशक यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, आपने बेशक यहाँ की जेलों को भरा है, ओवरफ्लो किया है, बट यहाँ का पॉलिटिकल क्वेश्चन अनसॉल्व है, वो आपको सॉल्व करें, पॉलिटिकल ग्रीवेंस आपको सॉल्व करें। अब उनने यहाँ ये बताया कि अब वो आप देख लीजिए वो रिजॉल्व कैसे करें, आपको वो बायलैटरली करना है, आपको डायलॉग से करना है, आपको ट्राईपार्ट करना है, वो मैं आप तक छोड़ता हूँ। बट मेरा ये मशवरा है कि इन सब चीज़ों की जो आपने अरेंजमेंट यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद किया है, ये अरेंजमेंट सारा वेग है, ये डाइसी है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ अमन आए, यहाँ स्टेबिलिटी आए, आपको यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस रिजॉल्व करनी है, वो आज भी उसी पर है। आगा हसन साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हुर्रियत जी के साथ वाबस्तगी थी उनकी, वो तहरीक हुर्रियत, और वहाँ पे बड़े बड़े लीडर थे उनके साथ, तो उनमें से आपका इंटरेक्शन था गिलानी साहब, सहराई साहब, उनमें से आप पर्सनल, आपको भी जब छोटे होंगे उस टाइम पे मिले थे, वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ ऐसी कोई मेमोरी है आपको? देखिए, इंटरेक्शंस तो उतना नहीं रहा, बट ये सलाम दुआ सबकी थी, क्योंकि मैं तब छोटा था। फिर जब एंड के जो पीक टाइम था, जब JRL बना, ये सब बना, तब मैं बाहर था। मगर इन सबसे ज़्यादा मेरी जो अब इंटरेक्शन है वो मीरवैस साहब के साथ ही है, एज कम्पेयर टू अच्छा, अदर लीडर्स। अच्छा, मीरवैस साहब साहब के अच्छा। साथ। तो उनका क्या कहना है, मतलब जब आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको क्या सेंस आता है कि उनका आउटलुक क्या है इस चीज़ को लेके? देखिए, हम ट्विटर पे उनका पढ़ते हैं, उनके पॉलिटिकल स्टांसेस जो होते हैं, हर इशू पे वो बात कर रहे हैं। तो हालाँकि बहुत उस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हैं कि अब जी वो अब आते हैं, अब वो लोकल इश्यूज़, अभी तक वो सिर्फ़ कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात करते थे। तो वो एक क्रिटिसिज़्म भी लेवल हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है उनसे मिलके कि बियॉन्ड दीज़ पॉलिटिकल स्टांसेस जो हम मीडिया में देखते हैं, उसके बियॉन्ड व्हाट इज़ हिज़ थॉट प्रोसेस राइट नाउ? मुझे नहीं लगा कि जो उनका पॉलिटिकल स्टांस 4 अगस्त 2019 में था, वही उनका आज भी है। हुँ। अब सर्वेलेंस इतना है, अब हालात ऐसे हैं, यू कैन नॉट स्पीक, उतना नहीं कर सकते आप। बट वो जहाँ उनको मौका मिलता है, वो चाहे वो आर्टिकल्स के थ्रू हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ के, ट्वीट्स के ज़रिए, उनका यही है कि
इस जो यहाँ के जो सख्तगिरी यहाँ पर हुई है, जो आपने एकदम शिकंजा आपने कश्मीरियों को एकदम बिल्कुल पुश टुवर्ड्स द वॉल किया, ये कतई उसका हल नहीं है। उसका वो डायलॉग की बात तब भी कर दें, आज भी वो डायलॉग करें। उनका ये कहना है कि जिस पाथ को आपने डिलेजिटिमाइज किया है, बात करना आपने पेनलाइज बना, उसको जुर्म बनाया है, एट द एंड जो यहाँ के मामला थे वो एट द एंड डायलॉग के, वो तब भी डायलॉग के ही हामी थे, आज भी वो डायलॉग के हामी है। हाँ, अब वो कह सकते हैं कि सर्वेलेंस उनकी तरफ इतना है, ज़्यादा उनको बाहर जाने नहीं देता है। मतलब ही हैज़ बीन केप्ट एट द मर्सी ऑफ लोकल एसएचओ। जब एसएचओ को लगेगा कि उनका मूड बनेगा तो एसएचओ साहब उनको इजाज़त देंगे जामे मस्जिद जाने की, अगर उनको घर में बिठाया जाएगा। कोशिश मेरी भी वही कोशिश है कि जहाँ पर मेरी मजहबी क़यादत को जहाँ पर लिमिटेशंस आती है बात करने की, मैं उनकी आवाज़ की एक्सटेंशन बनूंगा इन द असेंबली। मैं वो आवाज़ जो कश्मीरियों की एस्पायरेशंस हैं वो मैं फोरम्स में पहुंचाऊंगा, ताकि जो यहाँ की जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात है, जिनकी तर्जुमानी मेरी मजहबी क़यादत कर रही थी, मीर वाइस साहब कर रहे थे, उस तर्जुमानी को मैं फोरम्स में तक पहुंचाऊं। उनके क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये प्रीकर्सर है, ये सारे लोकल इश्यूज पे बात करना, ये ट्विटर बायो पे ये कर हटाना उनका चेयरमैनशिप जो उन्होंने बताया। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये मे बी इट्स ओवर रीच, लेकिन बहुत सारे ये अभी माहौल बना रहे हैं कि ये शायद इलेक्शन की तरफ वो जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि देयर विल बी अ डे दैट ही विल फाइट द इलेक्शंस, इफ नॉट व्हाई सो? देखिए, मीर वाइस एक इंस्टीट्यूशन है, इज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। जो परसों से कुछ दिनों से कोशिश की जा रही है कि इनको ट्रोलिंग करें, इनका मजाक उड़ाए, ये एक इंस्टीट्यूशन है। और इंस्टीट्यूशंस को छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ की बात करनी है। आप देखिए कि हमारे समाज में कितने सारे इश्यूज हैं, छोड़िए आप पॉलिटिकल, आप देखिए ड्रग्स के महाज पर हम कहाँ हैं, या जो पर्सनल लाइफ में सोशल लाइफ में हम कहाँ पर हैं, कितने सोशल इवल्स हमारे समाज में हैं। अगर इंस्टीट्यूशन उस पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लोगों ने हमेशा इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को देखा, जो इस वक्त आपको यहाँ पर एक छोटी मोटी प्रिजर्वेशन मिलती है, डिस्पाइट बीइंग ऑन स्लॉटेड, डिस्पाइट बीइंग डिह्यूमनाइज्ड, जो एक सेटिस्फेक्शन है लोगों में, वो तो हमारे मेंबर और महराब ने की है ना, हमारी महराब और मेंबर ने रहनुमाई की है ना, तभी भी हम थोड़ा सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभा रहे हैं। तो अब इस लीडर का काम ही है ना, छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, वो उठाना है। और मीर वाइस साहब वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कर रहे हैं। तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। ट्रोलिंग क्यों की जा रही है, ये किसको खुश करने के लिए ट्रोलिंग की जा रही है? इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त उस हालात में हैं। हमें इस वक्त ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें कलेक्टिवली, मतलब इवन मैं ये भी कहूँगा कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब को कोई ट्रोलिंग करता है, आई स्ट्रांगली डिस्करेज दैट, बिकॉज एट द एंड वो चीफ मिनिस्टर है। और हम इस वक्त, हर कोई इस वक्त को समझना चाहे, जो भी जिस कुर्सी पर बैठा है, वी आर गोइंग थ्रू बैड फेज, एक एबनॉर्मल सिचुएशन। वैलिड क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बदतमीजियां आप बता रहे हैं। नहीं, मर्ड सिगलिंग नहीं चल सकती, क्योंकि इससे जो हमारा जो कॉज है उसका हिट होता है। जो ये ट्रोलिंग आप ये सजाद लोन साहब की तरफ तो नहीं आप बता रही कि उनका भी बयान आया था इसके ऊपर? देखिए, जो भी ट्रोलिंग करता है, जो भी इस वक्त लेबलिंग करता है, वी आर नॉट इन दैट स्टेज दिस टाइम। अगर डिफरेंसेस है, हमें एक वसीतर मफाद में, एक लार्जर कॉज के लिए अपनी सारी डिफरेंसेस साइड पर रखनी चाहिए। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी अपनी जगह वो रोल प्ले करें, वो पार्ट प्ले करें, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी आसान। आपने जैसे कहा कि मीर वाइस एक इंस्टीट्यूशन है और वो इम्पोर्टेंट है यहाँ के आबादी के लिए, तो लार्जर इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर वहाँ पे क्यों आपको लग रहा है कि एक ऐसी सेंट्रल लीडरशिप नहीं बनी है अभी तक? और क्या मुश्किलात है? क्या आगे जाके आपको लगता है कि बन पाएगी, या आपको लगता है कि ऐसे ही जो स्मॉल लीडरशिप्स है, कम्युनिटी लीडरशिप्स है, वैसे ही एक वो ज़्यादा बेहतर तरीका है लोगों के मसाइल आगे लाने का? देखिए, जहाँ तक इंडियन मुस्लिम्स का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी मार्जिनैलिटी है ना, वो भी हमारे सर है अब। जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके से उनका चैलेंज है, वो भी अब हमारे सर है। पहले क्या होता था कि जो हमारे मामला थे, यहाँ का कश्मीरी मुसलमान उनको देखता था, चाहे वो पॉलिटिकल हो या क्या हो, मगर जो मुश्किलात वहाँ के मुसलमानों की, वो भी कश्मीरियों के सर है। और यहाँ के मजहबी लीडर, कोई भी लीडर, वो हाईलाइट करते रहते हैं
तो इस वक्त कोई फ़र्क नहीं है वहाँ के मुसलमान को और यहाँ के मुसलमान को। एट द एंड एज अ मुस्लिम वी आर द कैजुअलिटी। तो जितना तालमेल कर सकें वो काफ़ी है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात वर्किंग रिलेशन कोशिश की हमारे वालिद साहब ने जमात इस्लामी हिंद के साथ बनाने की, या बाकी जो बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उनसे मिलना मिलाना है, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हम कैसे रिलीफ मिल पाए। अगर वर्किंग रिलेशन बनता है इंडियन जो मुल्क के मुसलमानों की तंजीम है उनके साथ भी, तो शायद कहीं ना कहीं मुसलमानों को, चाहे वो यहाँ के हो या वहाँ, उनको रिलीफ मिल सकता है। यहाँ के अब हम इंटरव्यू के लास्ट स्टेजेस में हैं, तो मैं एक सवाल थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि यहाँ की जो लीडरान हैं, यहाँ की जो सियासी पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर आपकी मैं थोड़ा सा प्योर बोलते हैं ना 2 सेंट्स उसके ऊपर। तो आपने उमर अब्दुल्ला का बताया, अपनी पार्टी का बताया, तो जो बाकी है जैसे फॉर एग्जांपल सजाद लोन साहब है या अल्ताफ बुखारी है, इनके ऊपर आपकी क्या सोच है? सजाद लोन के ऊपर आपको क्या लगता है कि एज पर्सनली व्हाट डू यू फील अबाउट हिम, हिज पॉलिटिक्स? देखिए, इस वक्त हम उस स्टेज पर हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कौन क्या है वो हमें इस वक्त ऑडिट नहीं करना चाहिए। हमें कलेक्टिवली एक इस वक्त काम करना चाहिए, ताकि जो ऑन स्लॉट है, जो हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, वो निभानी चाहिए। अगर हम 10 आउट ऑफ 5-6 मार्क करें, वो लीडर 10/6 है, 10/7 है, उससे इस वक्त कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इस वक्त एबनॉर्मल सिचुएशन में, ऑन स्लॉट हमारे लोगों पर है। यहाँ के लीडरों को, हाँ इतना मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लीडरों को पॉपुलिज्म छोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले, चाहे वो पॉलिटिकल एंड पर हो। पॉपुलिज्म का एग्जांपल जैसे यहाँ के इश्यूज को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है, लोगों की होप्स को पिच किया जाता है, एट द एंड और वो रिलीफ लोगों को नहीं मिलता है। आप देखिए, बर्निंग इशू आपका रिजर्वेशन है, किस तरह इसको हाइप मिला, किस तरीके से इससे टीआरपी बटोरी जा रही है। क्या हम कोई रिलीफ उन बच्चों को दे पाए? हमारी पूरी एक जनरेशन को अंधेरे में धकेला जा रहा है। क्या उस सिमत में हम काम कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हाँ, हम ट्विटर पर उसको खूब उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, तो धोखा हो रहा है, ये हो रहा है, बट टुवर्ड्स रिजर्वेशन आर वी मूविंग टू रिजॉल्व दैट? हम नहीं कर रहे। या रिसेंट एग्जाम्पल, हमने एक दूसरे को गालियां गलौज दी, एज रिलैक्सेशन जो इलेक्शन ये होना था JKPSC का, कोई रिलीफ हम दे पाए? एट द एंड फिर दिल्ली का हुक्मनामा आया कि ये लगे हैं आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने में, एग्जाम शुरू हुआ। तो मेरा ये कहना है कि पॉपुलिज्म, हर लीडर को जो इस वक्त ये कर रहा है उसको पॉपुलिज्म अपना छोड़ना चाहिए और उनको इस वक्त वसीतर मफाद में काम करना चाहिए, इकट्ठे काम करना चाहिए। पॉलिटिकल कंसेंसस तमाम जमातों में होना चाहिए कि हमारी डिफरेंसेस हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती है, बट एक पॉलिटिकल कंसेंसस ये सबों में होना चाहिए, चाहे वो PDP हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PC हो, चाहे वो अपनी हो, बेगानी हो, जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए कि हमें यहाँ के लोगों को रिलीफ दिलवाना है और उसके लिए हमें इकट्ठे चलना है, और जो कुछ करना पड़ेगा हम कलेक्टिवली करेंगे। तो एक हिसाब से ये प्रिंसिपल एक्सटेंड होता है अल्ताफ बुखारी के ऊपर, इंजीनियर रशीद के ऊपर। आप बोल रहे हैं कि सबको, क्योंकि वी आर इन एबनॉर्मल सिचुएशन। ऐसा कोई है जो इसमें नहीं है, जो आपको लगता है कि बहुत उस पार चला गया है? इनमें से सबको आना चाहिए, अगर कोई दूर है कोई पास है। ये हमारा इस वक्त कलेक्टिव कॉज यही है कि मतलब मैं क्यों इस सिस्टम में आया, मैं इसीलिए इस सिस्टम में आया ना कि लोगों की जिंदगियां कैसे आसान बनो, क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी समझनी है। वी आर नॉट इन नॉर्मल टाइम, हमें पावर नहीं मिला है, हमें जिस किसी को छोटा पावर मिला है, कुछ किसी को बड़ा पावर मिला है, उसकी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस पावर का भरपूर इस्तेमाल करें। और जो है ऑन स्लॉट है, मतलब ऑन स्लॉट खाली पॉलिटिकल नहीं है ना कि 370 आपसे छीना गया तो बात खत्म। आप देखिए बाकी महाज पर आप कैसे इंस्टीट्यूशनली आपको कमज़ोर किया जा रहा है, आपके सिलेबस को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, वहाँ कैसे नए फैक्ट्स डाले जाते हैं, जो ओरिजिनल फैक्ट्स उसको कैसे वहाँ से निकाला जाता है। क्या इस पर कोई बात करता है? सिलेबस चेंज हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, पूरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कैसे वेपनाइज हो रहा है, जिसका मकसद यही है कि कश्मीरी हिस्ट्री जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको इरेज किया जाए और एक ऑप्टिक्स, एक फैब्रिकेटेड हिस्ट्री आए जो कमिंग जनरेशन है कश्मीर वो पढ़े। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है कि अब आप फरवरी मार्च में शायद बजट सेशन होगा, तो उस टाइम आप फर्स्ट टाइम असेंबली में जाएंगे मोस्ट लाइकली,
जम्मू में जाएंगे। तो अब ये मैं आपको असेंबली का एक्सपीरियंस तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूँ कि वहाँ पे कैसा रहा, क्योंकि आप अभी वहाँ पे मेरा फिर तक ओथ तक ही है कि मैं असेंबली में आपका गया ओथ ओथ है। उठाया। तो हम सिर्फ ओथ का पूछेंगे आपसे। आप आपकी मुलाकात स्पीकर साहब से हो रही जी बात, जी और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्लोर ऑफ द असेंबली पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं स्पीकर और पीडीपी के बीच और बीजेपी के बीच, सबके साथ जो मतलब ये होता है। लेकिन प्राइवेटली इनफैक्ट बीजेपी लीडर्स में से भी हमने बात की है और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, स्पीकर जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ना अच्छा संभाल पा रहे हैं। अब जी ऑब्वियसली अपने उनका अपनी सियासत है, इनकी अपनी सियासत है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो अच्छा काम मतलब संभाल पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ज्यादा इंटरेक्शन हुई आपकी नहीं उनसे, उस रहीम दिन रातर साहब से? थोड़ी कि लिमिटेड ही इंटरेक्शन हुई, बट जो पॉजिटिव वाइब्स उनसे आई, उनने ब्लेसिंग्स भी दी, बेस्ट विशेस भी दी, तो मुझे लगा कि ये पॉजिटिव। नहीं तो मैं बडगाम से 40 साल बाद हाँ, नेशनल क्योंकि कॉन्फ्रेंस को उखाड़ के आया था, जी बिल्कुल। बट ही वाज वेरी वार्म इन दैट ब्रीफ। तकरीबन 10-20 मिनट में ही वाज वेरी वार्म, और उनने बेस्ट विशेस भी दी। और मैंने उनको अपनी ये इंटरफेथ की किताब भी दी, उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, बट वो मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही उनसे अच्छा, मिली और मुझे। आपकी ओथ देवानी राणा जो हम्म, जितेंद्र राणा की डॉटर है, वो भी जीत के आई है, जी तो जी उनसे कुछ बात हुई वहां हाँ, पे? उनने भी थोड़ा सा क्योंकि कर्टसी वो कॉल दी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद मुझसे बात नहीं करेंगी, बट आई फाउंड हर वेरी डिसेंट, वेरी कॉर्डियल। उनने भी अच्छे से बात की, उनने भी इलेक्शंस का कहा कि मैं भी आपकी कैंपेनिंग फॉलो कर रही थी, बट उनने भी बड़ी डिसेंट से कर्टसी कॉल उन्हें दिया, उनने भी ऑल द बेस्ट वगैरह का। बट हाँ, ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो मुझसे बात नहीं करें, बट अच्छा, शी वॉज वेरी कॉर्डियल। तो क्योंकि वो सॉरी बीजेपी से हैं, तो इसलिए शायद मे आपका भी थोड़ा सा मुझे नहीं पता है मुझे क्यों लगा ड्यू टू बीजेपी, बट मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझसे बात नहीं करेंगी, बट शी वॉज वेरी कॉर्डियल। अच्छा। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तो आपने, क्योंकि आपने अभी एमएलए बने हुए कुछ वक्त हुआ आपको, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने कौन सा काम कंप्लीट किया या क्या किया, लेकिन ऐसे कि पहले 3 काम जिस पे आप काम करना शुरू कर चुके हैं या फाइलें खोल दी है आपने, ऐसा कोई 3 काम जो आपने अभी किए, या 5 काम जो भी आप, पहला देखिए पहला कौन सा था और बाकी? जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बेस ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड करनी है। जो हमने पहला जो हमें बर्निंग इशू जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो है वाटर का। तो मैंने कोशिश यही की, जब चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने भी रिव्यू मीट लिया, मगर मैं ऑन रिकॉर्ड ये भी कहूँगा कि ही ही टू वाज वेरी कॉर्डियल। उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से उनके साथ बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो नोट डाउन की, और उन्होंने पूरा मुझे एश्योर किया कि वो सारी एक एक पॉइंट उन्होंने मुझे एश्योर करेंगे कि वो जितने भी आपको हेल्प चाहिए चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये मसले हल हों। जो वाटर का प्रॉब्लम है बडगाम में, तो पहली दिशा में उसी में हम काम कर रहे हैं। फिलहाल हमने, क्योंकि ये जल जीवन वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी परेशानियां इस वक्त, कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे बंद हैं। जो हमने टेम्परेरी इस वक्त लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है, वो यही है कि हम जो ही आउट ऑफ ऑफिस, ना हम उसमें CDF यूज़ कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं आउट ऑफ हमारा ऑफिस ही वो सारा एक्सपेंडिचर देख रहा है। जो ही हमें कहीं से, खासकर जो अर्थ वाला बेल्ट है, स्वेबुक वाला बेल्ट जो है, ये काफ़ी पानी की परेशानियां हैं। जो ही वहाँ से टेलीफोन आता है, वी एंश्योर दैट कि वहाँ टैंकर दिन में 2 या 3 बार जाए, ताकि लोगों को टेम्परेरीली रिलीफ मिले, और फिर परमानेंट रिलीफ की अभी हम कोशिश करें। गवर्नमेंट के साथ भी बात है। और दूसरा जो रोड्स का मामला है, मेरे ख्याल से मैंने CDF के फर्स्ट फेज में ही 1,40,00,000 दिया है एस्टिमेट, ताकि जो मेटलिंग वगैरह हो सके, ताकि लोगों को जहाँ जो काफ़ी खस्ता सड़कें हैं उनकी थोड़ी मरम्मत हो, ताकि विंटर में लोग चल पाएँ आराम से। बाकी काम तो ये है कि थोड़ा थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पररी रिलीफ मिले लोगों को, और लोगों को भी लगे कि ना चेंज आई है। ये नहीं है कि हमने एक बंदे को हटा के दूसरे बंदे को लाया, वो भी वैसा ही निकला। कोशिश ये है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उस दिशा में हम काम करें, और यही हमने पहले 2, एक तो वाटर का, और जो थोड़ी मरम्मत इस वक्त हो सकती है विंटर में सड़कों की, वो हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है, तो बेसिकली पानी और रोड्स आपने रोड्स शुरू की किया। बात है। चलिए, वी आर होपिंग दैट आपके जरिए जो बडगाम के लोग हैं उनको रिलीफ मिले, एंड डेफिनेटली। वी विश यू लक फॉर योर पॉलिटिकल जर्नी फ्रॉम थैंक्स अ हियर लॉट, ऑन, एंड थैंक्स अ थैंक्स लॉट। अगेन फॉर कमिंग
on It our was my platform. pleasure to be with जी, you. जी. So that was all from our side and 74 East, and we're looking to get new more guests. आप प्लीज हमें बताइए कि आप किन लोगों को सुनना चाहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो उनको हम यहाँ पे दावत दें और बात करें. Until our next episode, please do not forget to share our videos, subscribe us on all of our social media platforms. Until then, thank you.